गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे टारगेट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें पर्यावरण के 25 क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और जानेंगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं क्या? कहलाते हैं समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? समस्त शाकाहारी जीव जो घास खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, वे हमारे कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। वे क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। वे होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए इसको जल्द से अच्छे से अपने माइंड में सेट कर ले। जो जितने भी शाकाहारी, ये जो उत्पादक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सभी क्या हैं? उत्पादक है। वे हमें क्या करते हैं? एनर्जी, जो पौष्टिक आहार होते हुए हमें देते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद ये उत्पादक को क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता अपने अंदर ले लेता है, खाता है उसको क्या, और प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करता है? द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता ये इसको खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण। अब प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण, अब प्राथमिक उपभोक्ता होता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो क्या करता है कि हरे पेड़ पौधों को खाता है। जो क्या है? हरे पेड़ पौधों को खाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा खरगोश। खरगोश क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्या करता है कि पेड़ पौधों को ये क्या करता है? पेड़ पौधों को खाता है। और खरगोश को शेर खा जाता है। ये हो गया हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता में भी शेर हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तीसरा, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी क्या हो जाएगा? जीवाणु, कवक, हरे पेड़ पौधे और अमरबेल। ये है अमरबेल, ये अमरबेल। तो ये क्या है? जीवाणु। ये एक ऐसा जीवाणु, सिर्फ एक मात्र जीवाणु है जो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। वो हमारा क्या है? स्वपोषी है। बाकी पेड़ पौधे जितने हैं वे सभी के सभी क्या है? स्वपोषी कहलाएंगे। तो ये रॉन्ग और ये रॉन्ग। हमारा राइट आंसर हरे पेड़ पौधे। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रोटीन क्या है? निम्नलिखित में प्रोटीन क्या है? अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल वायवीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होगा। क्या? निम्नलिखित में प्रोटीन क्या है? तो कार्बनिक पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। जल क्या है? जल क्या है? अकार्बनिक, जलवायवीय, कार्बनिक और इनमें से कोई नहीं। तो जल कौन सा पदार्थ है? जल है हमारा अकार्बनिक पदार्थ। जल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। जल H2O। जल किससे बनता है? H2O। इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन, उसका एक भी अणु नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, यही दिख रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? कार्बनिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ऊर्जा का प्रधान स्रोत, ऊर्जा का
प्रधान स्रोत। ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? प्रधान मीन्स सबसे पहला। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ज्वार। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ज्वार। कौन होगा इसमें से? कौन होगा आंसर हमारा? हमारा आंसर होगा सूर्य। कौन होगा? सूर्य। सूर्य क्या है कि प्रधान स्रोत है, प्रथम स्रोत है किस चीज का? ऊर्जा का। ऊर्जा से डायरेक्ट जो ऊर्जा मिलती है सूर्य से डायरेक्ट, वो हमारा प्रथम स्रोत है। आगे देखते हैं, सूर्य प्रकाश से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य प्रकाश से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ए 1000, 2000, 4000 और 3000। हमारा आंसर कौन होगा? ये 3000 होगा। आंसर 3000। सूर्य से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3000 प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल। 8वां सवाल पे आते हुए देखते हैं कि ऑक्सीजन पोषण का कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन पोषण का कौन सा? विरहित, गौण, सूक्ष्म या उपयुक्त सभी? कौन सा तत्व होगा? देखते हैं विरहित क्या है। विरहित क्या है? ऑक्सीजन पोषण में जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा पोषण जो होता है, जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विरहित मतलब। तो ऑक्सीजन क्या है हमारे शरीर के लिए? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या होगा? विरहित तत्व होगा। क्या होगा? विरहित तत्व। ऑक्सीजन पोषण का विरहित तत्व है। गौण मीन्स कम जरूरी वाला, सॉरी गौण मीन्स मीडियम, और सूक्ष्म मतलब कम जरूरी वाला। तो सूक्ष्म जरूरी नहीं, चूंकि विरहित तत्व है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। जल में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन है? जल में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन है? तो जल में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन है? हमारा आंसर ए होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? जल में मेनली यानी कि प्रमुख रूप से पाया जाता है पानी के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे साथ बने रहिए। टारगेट क्लास में से जुड़ने के लिए क्या करना है कि आपको इस नंबर पे हाय लिख करके मैसेज कर देना है। मैसेज कीजिएगा, कोर्स का सारा डिटेल्स आपके पास जाएगा। पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए और आप हमारे क्लास से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, फलों के पकने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? फलों के पकने में निम्नलिखित में कौन सहायक है? अब फल को दो तरीके से पकाया जाता है। क्या है? फल दो तरीके, एक तो है प्राकृतिक रूप से, जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो पेड़ में लगे हुए रहते हैं और पक जाते हैं, और दूसरा क्या है कि कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से जब कच्चा फल को तोड़ लिया जाता है और उसको हमारे यहाँ कुछ केमिकल लगा करके उसको क्या किया जाता है? पकाया जाता है। तो फलों के पकने में निम्नलिखित रूप में कौन सी गैस क्या है? सहायक है। तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारा प्रमुख रूप से क्या होता है कि फल जब पेड़ में लगा रहता है और नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है, उसका नाइट्रोजन यौगिक बनता है और वो पेड़ की जड़ के माध्यम से क्या करता है कि पेड़ में पहुंचता है और नाइट्रोजन की मात्रा क्या करती है? फल को पका देती है। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यातायात। सबसे महत्वपूर्ण इसमें से है सभी, औद्योगिकीकरण भी है और नागरिकीकरण भी है और ये जनसंख्या वृद्धि और यातायात, ये सभी क्या है? हमारे पास पारिस्थितिक तंत्र का विनाशकारक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि।
जो जनसंख्या वृद्धि अब जिस एतवार से भी बढ़ रहा है, अगर इसी तरह बढ़ता रहते 2030, 30, 40, 50 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बहुत क्या होगी, क्षति होगी। तो ये हमारा आंसर इसका तीव्र जनसंख्या वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, झूम कृषि भारत के किस राज्य में की जाती है? झूम कृषि भारत के किस राज्य में की जाती है? अब देखते हैं कि झूम कृषि होता क्या है। झूम कृषि ऐसा कृषि है जिसमें क्या करते हैं कि जो खेत है, जो फील्ड है, जो मैदान है, उस पर घास और खरपतवार को जला दिया जाता है और जला करके उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसको उसकी जुताई की जाती है, उसकी जुताई करके कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है और उसमें उर्वरता की मात्रा बढ़ती है। तब जाकर उसको क्या करते हैं, उस पर बीज बोया जाता है और बीज बोने के बाद जब तक, जिस समय तक उसमें उस ज़मीन में क्या होता है कि उर्वरता क्षमता रहता है, तब तक खेती की जाती है और जब उसकी ख़त्म हो जाती है तो उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। झूम की खेती इसको स्थानांतरित, झूम खेती इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या? स्थानांतरित कृषि, एक जगह से। तो ये हमारे देश में, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो असम में होती है। कहाँ होती है? असम में। अब देखिए, हिरोशिमा में एटम बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया? तो 1857, 2000, 1950 और 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम कगार पर था। तब क्या हुआ था कि 1945 में क्या हुआ, हिरोशिमा पर एक 2 परमाणु बम गिराया गया था, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरीकृत है? विश्व, पूरे दुनिया में कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरीकृत है? तो इसका आंसर 30%, 47%, 50, और इसमें से आंसर सही राइट आंसर है 47%। पूरी दुनिया में जितने भी तादाद है, जितनी भी जनसंख्या है, उसका 47% जनसंख्या क्या है? शहरीकृत है। अब आगे देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो ये हमारे देश का और विश्व का ये एक ही आंसर कौन है? मुंबई। मुंबई क्या है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब देखते हैं, इन सभी को हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस पे विश्लेषण किया जा सके, बातचीत किया जाए, तो उसको डिस्क्राइब से डिटेल्स में समझाते हैं। जो याद करने का है डायरेक्ट, उसको याद करना है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा शहर कौन है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा शहर कौन है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा शहर है मुंबई। भारत, वो विश्व था और ये भारत है, और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई। तो ये था विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर ये हो जाएगा टोक्यो। ये हो जाएगा टोक्यो। इसका आंसर टोक्यो। सोलह नंबर इसका हो जाएगा मुंबई। इसका मुंबई। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला है ऑप्शन 1 जुलाई, 11 जुलाई, 21 जुलाई, 31 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या करते हैं?
विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर सवाल, राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? अब जल नीति क्या है? राष्ट्रीय जल नीति के ये जो जल है इसकी बर्बादी, अधिक उपयोगिता, इन सब को लेकर के भारत जल संसाधन मंत्रालय, भारत का जो जल संसाधन मंत्रालय है, उन्होंने इसके नियोजन और विकास, मतलब इसको संरक्षित करना और इसका क्या हो, विकास हो सके, बढ़ सके ये, और इसकी बहुत बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग जो होता है उस पर नियंत्रण करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई और इसको लागू किया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1971, 1993, 1997 और 1982। कब हुआ? 1997। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर, देश में राष्ट्रीय संरक्षण नीति कब लागू की गई? देश में राष्ट्रीय संरक्षण नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। वन संरक्षण, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम देश में कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण, जो जंगली जीव होते हैं उसके संरक्षण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया, कब किया गया? ये जो वन संरक्षण अधिनियम है, ये जंगल में रहने वाले जितने भी जंतु है, जीव जंतु, उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, उसका जो शिकार हो रहा था, लोग क्या करते थे, शौक से जाते थे, उसका शिकार करके ले आते थे, चमड़ी और उसका सिंग, इन सभी का क्या करते थे, व्यापार करने लग गए थे। इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए, इसको बैन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसका जो लागू हुआ, ये कब हुआ? 1972 में, 1972। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जंतु कल्याण परिषद की स्थापना कहां की गई? भारतीय जंतु कल्याण परिषद की स्थापना कहां की गई? देखिए, जंतु संरक्षण, वही जो जीव संरक्षण नियम है, इसी का शुरुआत कहां किया गया? ये पहले कहां था? सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। चेन्नई में क्या किया गया? भारतीय जंतु कल्याण परिषद की स्थापना की गई। ये जब स्टार्ट हुआ था तो चेन्नई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2018 में इसका जो जगह है, मुख्यालय, उसको बदल करके कहाँ किया गया है? हरियाणा में, हरियाणा कर दिया गया 2018 में इसका मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा आंसर? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, हाथी परियोजना कब लागू की गई? हाथी परियोजना कब लागू की गई? हाथी परियोजना कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1999। इसका आंसर 1999। आगे देखते हैं, केरल के धान के खेतों में निम्नलिखित में से क्या अधिक पाए जाते हैं? केरल में जो धान की खेती होती है, वहां सब उस धान के खेत में कौन से जीव पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा मेंढक। क्या हो जाएगा? मेंढक।
मेढक अधिक मात्रा में धान की खेतों में पाया जाता है। चलिए ये आपका सेट हो गया कंप्लीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर ले, हमेशा के लिए याद करें और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए क्या करें, इस नंबर पर हाई लिख करके भेज दे। कॉल का सारा डिटेल्स मिलेगा, सॉरी क्लास का कोर्स का सारा डिटेल्स मिलेगा। इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दे और हमारे संस्थान से जुड़ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।